Okay, now I think voice is okay. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So we are doing our 500 best objective questions on basic electrical engineering for SSC JEE, for RRB JEE, for MP transmission transfer, है ना? And various other AE and JEE exams. So let's start our today's lecture. है ना? हम लोग ने अभी तक ऑलरेडी ये हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 8 है और हम लोग ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में 20th क्वेश्चन दैट इज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने 21 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेकिन बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर लेट मी इंट्रोड्यूस with the various different courses that are ongoing on Gate Academy platform. Okay, so if you are preparing for all state AJE exams and PSUs also, if you are preparing for all state AJE exams or PSUs exam, you can buy our course at a price of only 777 rupees। 777 रुपीज के प्राइस में आपको यहाँ पे हम लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT 1 CBT 2 सभी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी, टेक प्लस नॉन टेक, AE लेवल JE लेवल दोनों लेवल यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। AE एंड JE लेवल आपके यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। टेक्निकल आपको पढ़ाया जाएगा, नॉन टेक्निकल आपको कराया जाएगा। नॉन टेक्निकल में भी जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि किसी एग्जाम में इंग्लिश आता है तो इंग्लिश भी आपकी यहाँ पे है, हिंदी आता है तो हिंदी भी आपकी यहाँ पे है ना। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपनी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं और स्टेट AE एग्जाम्स के साथ में। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम की, जैसे कि अगर आप SSC की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी ने आपके लिए लाया हुआ है कोर्स 777 रुपीज का कोर्स ओनली, जिसके अंदर हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT 1 CBT 2 सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जो ऑल स्टेट AJE का जो हमारा एग्जाम का जो कोर्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस की चीजें, चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। वही अगर हम लोग SSC की बात करें तो SSC के लिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 ही ब्रांच एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये तीनों ब्रांचेस के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जाकर के GateAcademy.shop की वेबसाइट या गेट एकेडमी की ऐप में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और वहां से आपको जो भी कोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट, वहां पे जरूर आपको एक कोर्स मिल जाएगा और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा होने से आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको डाउट रहता है तो। आफ्टर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB JEE 2025, है ना, जिसका नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर एंड तक के। तो अगर आप RRB JEE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे CBT 1 प्लस CBT 2 कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके, इस CBT 1 प्लस CBT 2 के में हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें जो आपके RRB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें आपके यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे केवल और केवल CBT 1 पे ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए केवल CBT 1 दैट इज नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो अवेलेबल है यहाँ। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे केवल CBT 2 पे ध्यान देना चाहिए, तो CBT 2 का आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है 499 ईच में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक। देन आफ्टर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MP पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि अभी वैकेंसीज अभी रिसेंटली आई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं और बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास, चाहे आप MP स्टेट के कहना चाहिए कि MP स्टेट के डोमिसाइल हैं या दूसरे स्टेट के भी, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन 2025 का कोर्स हमारा ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको AE और JEE की जो प्रिपरेशन है सेम एक ही कोर्स में एक साथ हम आपको AE एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, JEE की भी करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे केवल JEE की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी सेपरेटली यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे AE का तैयारी करना है प्लस JEE का करना है, तो भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है एक सिंगल कोर्स के अंदर। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी है सब चीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आपके यहाँ पे करा रहे हैं। 2000 क्या 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे नॉन टेक्निकल वाले पार्ट इंक्लूड कराया जाए तो।
आफ्टर दैट लैंग्वेज जो हमारी बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेंगी, 1 साल की हमारा कोर्स का वैलिडिटी है और रिकॉर्डेड लाइव कोर्सेज है हमारा ये। और ये आपको हम लोग 999 रुपीज प्लस एक नॉमिनल से जीएसटी आपको पे करनी रहेगी, उसमें हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। आफ्टर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई, आपको ये पता जरूर होगा या पता रहना चाहिए कि भाई एसएससी जेई एग्जाम के लिए जो हमारे ई बुक्स हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ई बुक्स का क्या महत्व है। ठीक है, तो ई बुक जो रहेगी आपकी जो है वो बेसिकली हम आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या है, हमारी पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। ई बुक्स आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहती है, आप कहीं भी आपके पॉकेट में लेके कैरी कर सकते हैं, मोबाइल में आप अपने खोल के इसकी तैयारी कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह में देख सकते हैं, है ना। तो ये ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले जो पार्ट है उसकी बात करें, या जनरल अवेयरनेस वाली पार्ट है उसकी बात करें। तो ये तीनों चीजों के लिए जो एक कंप्लीट हम लोगों को कहना चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इन द फॉर्म ऑफ ई बुक विच कंटेन्स पीवाईक्यूज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं 222 रुपीज प्लस एक नॉमिनल सी जीएसटी ईच। और इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएल जेईई 2025, तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ गेट एकेडमी पर स्टार्ट कर सकते हैं बट अ प्राइस ऑफ ओनली 999 रुपीज। ओके, चलिए तो शुरुआत किया जाएगा हमारा आज का लेक्चर की। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक मिनट, ठीक है। Question number 21, for a voltage source, terminal voltage is equal to source EMF, cannot exceed source EMF, is always lower than source EMF, is higher than source EMF। ठीक है, अब चीजें आके यहाँ पे ये फंस रही है कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक, ये जैसा कि हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज है VT, मैं इसको कह देता हूँ, ये मेरा EMF है प्लस माइनस, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है ET कह देते हैं। ठीक है, ES सोर्स के लिए ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड S है। ES, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो इक्वल होगा किसके, टर्मिनल वोल्टेज के। ये मे भी पॉसिबल है जब क्या हो, आइडियल केस हो, आइडियल केस हो, ठीक। बट यहाँ पे कहीं भी हमको क्वेश्चन नहीं कह रहा कि आइडियल की बात कर रहा है ये, ठीक। अगला बोल रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है ये कभी भी किसको, ES को, मतलब सोर्स वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स वोल्टेज, ठीक। बिकॉज भाई जो आपका सोर्स है, जो आपको जहां से आप अपना वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हो जो है वो, उससे ज्यादा तो आप हो नहीं सकते, है ना। फिर इज ऑलवेज लोअर देन VT इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना। एंड इज हायर देन सोर्स EMF, तो सोर्स EMF से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। VT इज हायर देन ES, ये पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है सेकंड और थर्ड ऑप्शन की, इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स EMF। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज लोअर हो सकता है वो इक्वल भी हो, है ना, हो सकता है इन केस ऑफ आइडियल केस। यहाँ पे तो ऐसी बात नहीं कर रहा है, बट हमको ये चीज का कंफर्मेशन हमेशा है कि वो किसी भी सिचुएशन में हमारे सोर्स EMF से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में हमारे सोर्स EMF से ज्यादा नहीं हो सकता, भले ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो, बराबर हो, बट उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जल्दबाजी में हम लोग कई बार पढ़ते हैं और हम लोग को लगता है कि नहीं यार ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, अप्रोप्रिएट है। कई बार होता क्या है कि ये सी ऑप्शन सी ना होगे, ए होगा, आप पहले ही पढ़ोगे, आपको पहले ही सही लगेगा, पहले टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये दिक्कतें होती हैं और ये छोटी छोटी गलतियां होती ही है एग्जाम में। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ या इतनी छोटी बात का कोई कौन ध्यान नहीं रखता होगा, तो भाई बहुत से लोग हैं ऐसे जो ध्यान नहीं रख पाते हैं, बिकॉज जो एग्जाम का प्रेशर है वो अलग होता है। आप अभी पढ़ते समय चीजों को, हर चीज को एक एक लाइन, एक एक चीजें, हर चीजें देखते होंगे, बट एग्जाम के समय में आपको क्या करना है, आपका दिमाग जल्दी जल्दी काम करेगा, बोलेगा कि यार मेरे बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे जल्दी सॉल्व करने हैं, तब वहां पे चीजें स्किप होती है, ठीक है। इस वजह से आप मॉक जो है, अपने जो मॉक्स होते हैं आपको रेगुलरली देने हैं, ठीक है, मॉक्स आपको रेगुलरली देते रहना है, ठीक। नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस लॉस इज कॉज्ड बाय हिस्टेरेसिस लॉस किस वजह से होता है, तो स्ट्रक्चरल नॉन होमोजेनिटी, वर्क रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल, पोटेंशियल वर्क फंक्शन और नन ऑफ दिस।
तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होती है हमारी, वो किस वजह से होती है? हमें क्या करना रहता है, जैसे कि हमारा एक मटेरियल है, इसके यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नॉर्थ टर्मिनल है, ये साउथ टर्मिनल है, ठीक। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर रहेंगी तो जो हमारे जो मटेरियल है उसके अंदर की जो डाइपोल्स है वो अपने आप को नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन करेंगे, और जैसे ही ये साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को फिर से अपना अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो ये जो वर्क होता है जो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करता है, इसके अंदर जो लॉस होता है हमारा, वही क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल, इज द करेक्ट आंसर। जस्ट a minute। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, in the circuit shown in the figure given below, it is desired to have a constant direct current। कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट होगा। कंटेंट एडिटर जो रहते हैं ना, वो थोड़ा क्या करना चाहिए कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी रहते हैं, इस वजह से उनको छोटी छोटी जो क्या कहना चाहिए चेंजेस रहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कांस्टेंट डायरेक्ट करंट थ्रू द आइडियल इंडक्टर एल, द नेचर ऑफ द वोल्टेज सोर्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए? पहला कह रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक। सेकंड कह रहा है कि लीनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज होना चाहिए, सेकंड थर्ड है एन इम्पल्स होना चाहिए, एक आइडियल इम्पल्स होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, एक लीनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वोल्टेज है। एक कह रहा है कि भाई आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखिए, जो आपका ये जो वीटी है, और एक कह रहा है कि नियर आपको एक इम्पल्स की जरूरत है, एंड इम्पल्स की आइडियल इम्पल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्या है भाई? तो यार यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें इस चीज को तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, एक आइडियल इंडक्टर है। एक आइडियल इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, चेंज इन करंट, या कहना चाहिए कि सडन चेंज इन करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है। ठीक है, तो अगर हमको फ्रॉम द स्टार्ट हमको क्या चाहिए, एक डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हमें इसको क्या करना रहेगा, हमको इसे इम्पल्स देना रहेगा, आइडियल इम्पल्स देना रहेगा, है ना। आप अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लगा के देखोगे, तो आप डिफरेंशिएट करके देखना, तो आइडियल इम्पल्स के फॉर्म में आपको वहां पे क्या मिलेगा, एक वोल्टेज जो रहेगा वो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। बाकी में अगर आप एक कांस्टेंट वोल्टेज दोगे या लीनियरली इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वोल्टेज दोगे, तो आपको एक डायरेक्ट करंट, आपको करंट नहीं मिलने वाली है ना। लेकिन अगर आपको एक डायरेक्ट करंट चाहिए तो आपको एक आइडियल इंपल्स प्रोवाइड करना होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। एंड एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट्स। एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हम लोग एयर गैप प्रोवाइड करते हैं, किस वजह से प्रोवाइड करते हैं, टू इंक्रीज एमएमएफ को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड इज टू प्रिवेंट सैचुरेशन, एंड फोर्थ इज नन ऑफ अबव। तो एक एयर गैप हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली इंसर्ट करते हैं, और वो एयर गैप क्या करता है, जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक सर्किट है उसके अंदर सैचुरेशन जो होता है उसको सैचुरेशन होने से रोकता है। बिकॉज वो जो एयर गैप रहेगा वो कभी भी 100% मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका क्या नहीं हो पाएगा, मैग्नेटिकली वो सैचुरेट नहीं हो पाएगा कभी। इस वजह से हम लोग एयर गैप को प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो जो हमारा जो फ्लक्स है उसमें थोड़ा बहुत हमारा लॉस होता है, बट स्टिल हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0.02 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड हमको दिया, इट्स फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.02 सेकंड। हमसे पूछ रही है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यार, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज 1 अपॉन 0.02।
0.02 means 100/2, that is 50 hertz. 50 hertz या 50 cycles per second. Option number B is the correct answer. Clear? 50 hertz or 50 cycles per second. Option number B is the clear answer. Okay. Next is question number 26. अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड इज 0, पावर प्रोड्यूस्ड इज 0, वर्क डन इज 0 या ऑल ऑफ दिस। हम जानते हैं चाहे प्योर कैपेसिटिव हो, या प्योर इंडक्टिव हो, प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव जैसी प्रकार की हमारी सर्किट है, उसके अंदर क्या होगा, जो अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, एक्टिव पावर की बात करूं मैं अगर VI इंटू कॉस ऑफ फाइव। प्योर कैपेसिटिव होगा तो करंट क्या होगी, वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगी, दिस मीन्स दैट फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्योर इंडक्टिव होगा तो वोल्टेज से करंट क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, तो इन दैट केस ऑल्सो द फाइव इज ऑल्सो 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो V इंटू कॉस 90 ये हो जाता है 0। तो जो हमारा जो एक्टिव पावर है, जो कि एवरेज एक्टिव पावर है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही हमारा यहाँ पे है पावर कंज्यूम्ड 0। सिमिलरली वहीं पे उसी समय एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एक्टिव पावर होगी ना। अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं, रिएक्टिव पावर की बात करूं तो ये क्या होता है, VI साइन 5। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो उस समय आपको यहाँ पे रिएक्टिव पावर, क्योंकि ये क्या है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो आपको यहाँ पे रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको एक्टिव पावर देखने को नहीं मिलेगा। तो पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द फिगर शोज द वेव फॉर्म ऑफ करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm एंड 2 हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस, the energy absorbed by inductor in the first 4 seconds is energy absorbed by the inductor। केवल इंडक्टर की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सर्किट की बात करते हैं, जस्ट हाफ एल नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, मुझे एक न्यू पेज की जरूरत पड़ेगी और मैं न्यू पेज लेता हूँ। ठीक, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा साइड हो गया। प्रॉपर्ली विजिबल होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपने को कहता है कि क्या जी, हाँ, फिगर शोज द वेवफॉर्म ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। ओके, ठीक 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 ठीक। मैंने क्या, पहले मुझे लगा कि ये केवल इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी दी हुई है, रेजिस्टेंस अलग दिया हुआ है और केवल इंडक्टर की बात कर रहा है, बट एक्चुअल में ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर की बात कर रहा है जिसका इंटरनल खुद का जो रेजिस्टेंस है वो भी है, प्लस आपके उसके पास इंडक्टेंस भी है। तो 1 ओम का उसका रेजिस्टेंस है और 2 हेनरी का उसका इंडक्टेंस है, ये कंप्लीट इंडक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, द एनर्जी एब्जॉर्ब, कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करा वो उसकी बात करेगा, और क्या इन द फर्स्ट 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड तक के हम लोग को चीजों को देखना है। ठीक है,
चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर। चलिए, तो वन बाय वन देखो, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कैसा था। हमारे पास जो अरेंजमेंट था वो उसमें ऐसा था कि एक रेजिस्टेंस है प्लस एक इंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम का, इंडक्टर है हमारा 2 हेनरी का। अब इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो इंडक्टर की जो एनर्जी डिसिपेट हुई, एनर्जी डिसिपेटेड बाय इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर, रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करेगा, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रजिस्टर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में है तो मैं निकालूंगा कैसे एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला जो टाइम पीरियड है वो 0 से बड़ा t और 2 सेकेंड तक के हैं, ठीक है। सेकेंड जो टाइम फ्रेम है हमारे पास ये है क्या, 2 से बड़ा है टाइम और 4 सेकेंड तक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे करंट का इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई मतलब मेरा t टाइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3 एक्स 3t। आई इज इक्वल टू 3t मेरा ये आएगा यहाँ पे, है ना। मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया वो बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग भी जानते ही होंगे ऑलरेडी इसको। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि कोई ऑफसेट नहीं है तो एम एक्स ही बस रहेगा। एम इज स्लोप, है ना। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में जो चीज इसको डिफाइन कर रही है वो आपको यहाँ पे रहे, ठीक है। वाई एक्सिस मेरी यहाँ पे करंट है, आई है। एक्स एक्सिस मेरा टाइम है, इसीलिए यहाँ पे टी, और एम मेरा स्लोप है। स्लोप मैंने लाया क्या, स्लोप आप 10 के फॉर्मूले पे ला सकते हो, दैट इज, इसकी वैल्यू यहाँ 6 है, ये वैल्यू क्या है 2 है। 6/2 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसके लिए होता है ना क्या, y2 - y1/x2 - x1, वहां से भी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एम की वैल्यू बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं चीजें को, चलो जो भी है, हो गया तो हो गया, ठीक है। एम की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ये वाला जो पॉइंट है बहुत से लोगों को डाउट होगा, तो ये जो पॉइंट है ये है मेरा x2 y2, और ये जो पॉइंट है ये है मेरा x1 y1, ठीक है ना। तो आप लोग पुट कर लेना, आपका इतना आंसर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, ठीक। हम्म, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। अब मैं पहले एनर्जी निकाल लेता हूँ। एनर्जी मेरा दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक के मेरा क्या होगा, इसको आप चाहो तो, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आई ऑफ टी, आई ऑफ टी कर लेते हैं, आई ऑफ टी, आई ऑफ टी का स्क्वायर इंटू आर डी टी, ठीक है। स्क्वायर आर डी टी, ठीक। प्लस 2 से लेके कहाँ तक निकालने बोला है, कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड। 2 से लेके 4 तक के आई ऑफ टी का स्क्वायर इंटू आर डी टी, ठीक है।
आई ऑफ टी क्या है? आई ऑफ टी हमारा है यहाँ पे 3t। 0 से लेके 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, तो ये हो गया dt प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर क्या है? 6 या 36, 2 से लेके 4, 6 या 36 और dt। ठीक, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तो कॉमन है, टी क्यूब अपॉन 3, तो 3t³ अपॉन 3, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 2 तक, प्लस ये हो जाएगा t/2, नहीं t आएगा t/1, ये हो जाएगा 36 t/4 ठीक है। तो ये 2 2 4 2 8, यहाँ से आएगा 8, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4 2 36 प्लस 2, 36 इंटू 2 72 ठीक है। ये आ गया आपका 80 जूल। तो आपका जो क्या बोलना चाहिए रजिस्टर है वो कितने जूल एनर्जी कंज्यूम करने वाला है? 30 जूल्स, 80 जूल्स ऑफ एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा, है ना, 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे जो एनर्जी जो आपकी रजिस्टर डिसिपेट करेगी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 से लेके 2 तक के। ठीक, जहाँ पे आई स्क्वायर आर डी टी, यहाँ पे पहले हम लोग ने इक्वेशन निकाल लिया भाई, ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से 3t आया, 3t का स्क्वायर किया, और यहाँ पे क्योंकि t नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाद t आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 3 का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर 3। ओके, देखो बहुत बड़ा मिस्टेक होते होते रहेगी जी, नहीं तो अगर ये हम लोग डिस्कशन करें, क्या हो गया, डिस्कशन नहीं करते दोबारा तो ये हो जाता दिक्कत। ठीक है ना, ये अंदर 8, ये 3 इंटू 8, 8 3 24, 7 8 9 9 96 96 जूल्स आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 था, ये 3 का भी स्क्वायर है, t का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर तो है ही, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3, इस तरह से कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स बचा। अब यहाँ पे 2 2 2 4 4 2 8 8 आ गया, यहाँ पे 4 और 2 है तो 4 - 2 कर दिया, डायरेक्ट 2 आया, 36 इंटू 2 72, यहाँ पे आ गया 96 जूल। ठीक, अब मैं अगला निकालूंगा, क्या अगला निकालूंगा, कितनी एनर्जी स्टोर्ड रखी कहाँ पे हमारे, अब ये एनर्जी डिसिपेट किया और इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 6, नहीं, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर का हमको फॉर्मूला पता है, हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पे हाफ इंटू इंडक्टर की इंडक्टेंस तो 2 था, आई कितना है, आई एट 4 सेकेंड कितना है, आई एट 4 सेकेंड 6 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, यहाँ से है 36। अब कितनी एनर्जी हम लोगों ने सोर्स से ली, तो जितना एनर्जी रजिस्टर ने डिसिपेट किया प्लस कितना एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर किया, तो दोनों हो गया, टोटल एनर्जी 96 जूल्स पर 36, 6 6 12 9 10 132 132 जूल्स ऑप्शन में होना चाहिए भाई, बहुत मेहनत किए हैं हम लोग। बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया बट आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ आएंगी। मैंने आपको भी बता दिया किस तरीके से आप स्लोप ले आओगे, किस तरीके से आप इक्वेशन लिखते हो, इक्वेशन लिखने के बाद उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इंटीग्रेट भी कर लिए हम लोग, देन आफ्टर दैट जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर है वो कैसे निकलेगी, है ना, तो ये सब चीजें हम लोग ने यहाँ पे देख लिया और आंसर आ गया है हमारा तो 132 जूल्स। क्लियर? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 27 हो गया, 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
28 क्वेश्चन कह रहा है एक पीएमएमसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड एसी वोल्टेज सोर्स V2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4t V। मतलब एक वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये V1 है 2 वोल्ट, ये V2 है 3 साइन 40 वोल्ट। ठीक है, और V1 जो है डीसी है और V2 जो है वो क्या है, एसी है। अब आपने यहाँ पे एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कितना वोल्टेज ये शो करेगा ये आपको निकालना है। तो आप सोचोगे कि यार ये एसी वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड 3 है, साइन 40 है, किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे आएगा इसको। ये जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो देख के हालत खराब हो जाती है लोगों की, है ना। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बात कर रहा है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, ना कि एमआई इंस्ट्रूमेंट। और हम जानते हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच रीड्स ओनली डीसी वैल्यू, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को ही वो मेजर करेगा, उसके अलावा वो और कुछ मेजर नहीं करेगा। तो डीसी करंट या डीसी वोल्टेज जो है वो हमारा जो मेजरमेंट में सिर्फ वही मेजर करेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल 2 वोल्ट ही है, इसी को वो मेजर करेगा। तो 2 वोल्ट वो शो करेगा और आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर ये एमआई इंस्ट्रूमेंट यहाँ लिखा होता, पीएमएमसी की जगह यहाँ पे ये एमआई इंस्ट्रूमेंट शो करता, तो एमआई इंस्ट्रूमेंट में फिर हम लोग क्या करते, इसकी वैल्यूज निकालते, है ना। ये क्या अपना V² अपॉन √2, है ना, ऐसा करके तब हमारा आंसर आता वहां पे। ठीक, बट यहाँ पे क्योंकि भाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल क्या करेगा, करंट, सॉरी, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को ही मेजर करेगा। और यहाँ पे डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट है, इस वजह से हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग एक एनोड, एक कैथोड और एक क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन रहता है, उसमें उसको डिप करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि जो एक एनोड से लेके कैथोड तक, कैथोड से लेके एनोड तक के अपने आयंस का मूवमेंट होगा। और जनरली ये क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन, जो एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कितना डिपोजिशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शेप ऑफ आर्टिकल पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, रूम टेम्परेचर पे, या सभी पे। तो ये हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, कौन सा कोई लॉ, कोई फॉर्मूला, कोई माइवा कुछ तो होगा इसका। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमको किसने दिया, फराडेज ने। हाँ, फराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, the mass of chemical deposition, the mass of chemical deposition uh, due to flow of electric current, due to flow of electric current through an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत जरूरी है क्योंकि बैटरी वगैरह में भी आप देखे होंगे इलेक्ट्रोलाइट रहता है। थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the quantity of current passing through it। ठीक है,
तो आंसर तो हमको पहले से ही अंदाजा था कि क्वांटिटी ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, बट वो कौन सा लॉ है जो ये बताता है हमको, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। तो फराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमको ये बताता है कि जो केमिकल डिपोजिशन हो रहा है उसका मतलब द मास ऑफ केमिकल डिपोजिशन जो है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग, कितनी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्लियर है? एंड फर्दर टुडेज ये हमारा हो गया 30th क्वेश्चन। इन लेड एसिड बैटरी द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी, इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू दैट ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स लगी हुई हैं उसके इक्वल होना चाहिए। बिलो द लेवल ऑफ प्लेट्स, वो जो प्लेट्स रहती हैं उसके लेवल के नीचे होना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है अबव द लेवल ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के लेवल के ऊपर तक होना चाहिए या नन ऑफ दिस। तो होना क्या चाहिए, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें भरा रहता है वो प्लेट्स के लेवल के अबव होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और जो प्लेट्स के लेवल से अबव होना चाहिए। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में, तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यहाँ पे यूज करते हैं लेड एसिड बैटरीज के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर अपन हमारे ये जो 30 सेट ऑफ क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट 30 पे जाते हैं। एक बार समय देख लिया जाए। ओके, 36 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एक काम करते हैं, हम लोग अपनी जो आज का लेक्चर है इसको यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा छोटा रख लेते हैं बाकियों से। भले हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट एक बहुत अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 27 में हमको थोड़ा समय लग गया, अदरवाइज हम लोग 5 6 10 क्वेश्चन और कर सकते थे। बट कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, हमको जानना जरूरी था इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। बट समाप्ति की घोषणा से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास वेरियस डिफरेंट कोर्सेज जो गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म और गेट एकेडमी की वेबसाइट पे आपको नजर आएंगे। वो है कि ऑल स्टेट ए और जेई एग्जाम्स की। ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम्स जो है हमारा, ये हमारा एक प्रीमियर कोर्स है जिसके अंदर आप किसी भी स्टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर एग्जाम हो, चाहे वो पीएसयूज के एग्जाम हो, आप हमारा ये कोर्स बाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये मात्र 777 रुपीज के प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, विद द वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। एंड इसका जो हमारा जो कंप्लीशन है, कोर्स कवरेज जो है वो पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट प्लस कंप्लीट नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, सब चीज यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एसएससी जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कोर्स लाए हुए हैं जो कि काफी एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसको हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 777 रुपीज के प्राइस में। और ये जो कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। और ये जो एसएससी जेईई का हमारा कोर्स रहेगा इसके अंदर आपका सीबीटी 1 जिसके अंदर टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो, और प्लस नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो, साथ ही साथ आपका सीबीटी 2 जिसके अंदर आपका टेक्निकल वाला पार्ट का जो लेवल अप करके आपको सेकंड सीबीटी में एग्जाम आने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, सभी चीजों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप आरबी जेई 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और आप जान रहे हैं कि आरबी जेई 2025 का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आपके बाकी एई जेई एग्जाम्स के, बिकॉज आरबी जेई के अंदर जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसका भी वेटेज उतना ही है जितना आपके टेक्निकल वाले पार्ट का वेटेज है ना, इतना ही इंपॉर्टेंस ये भी रखता है। जैसे कि यहाँ पे सीबीटी 1 का जो पार्ट है हमारा ये प्योरली नॉन टेक्निकल हो जाता है, इस वजह से क्या होता है जो टेक्निकल के बच्चे रहते हैं वो बहुत ज्यादा इसमें बाहर हो जाते हैं। ठीक, पूरे पूरे नॉन टेक्निकल वाले बच्चे पहुंच जाते हैं सीबीडी 2 में। और सीबीडी 2 में क्योंकि अब इस बार तो काफी ज्यादा सरप्राइज किया अपने हमको रेलवे ने, है ना, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैं कहूंगा अच्छे क्वेश्चन थे। इतना एक टेक्निकल वाला बंदा जो भी अपनी तैयारी कर रहा है 1 साल से 2 साल से 6 महीने 8 महीने से, वो उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई एकदम न्यू है उसके लिए दिक्कत वाली बात है, तो भाई जो नए पहुंचे थे वही लोग को वहाँ परेशानी हुई, अदरवाइज जितने भी अच्छा जिन्होंने तैयारी किया हुआ था जो रेगुलरली टच में थे टेक्निकल से, उनके क्वेश्चन बने। ठीक, तो सीबीटी 1 हो चाहे आप सीबीटी 2 हो, सेपरेटली करना चाहते हैं तो 499 ईच, और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का आपको हम प्रोवाइड करेंगे 777 रुपीज में। ठीक है,
आफ्टर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर जो आई हुई ए और जेई की वैकेंसीज हैं उसके लिए, तब आपको गेट एकेडमी एक बहुत ही शानदार कोर्स प्रोवाइड कर रहा है 999 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एवरीथिंग। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिकली, वो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट अगर आप इंक्लूड करो। बाइलिंगुअल आपका यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी सभी दोनों में। हम जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में चीजों को लिखते हैं नोट्स को, उस तरीके से आपको पैटर्न वहाँ भी देखने को मिलेगा। 1 साल के कोर्स की वैलिडिटी है और आपको हम यहाँ पे ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं गेट एकेडमी की ऐप में, वेबसाइट में 999 रुपीज प्लस जीएसटी के नॉमिनल से प्राइस में। सिमिलरली अगर आप एसएससी जेई जो 2025 इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम है पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए एक एरर फ्री पीवाईक्यू की ई बुक लाया हुआ है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, टेक्निकल वाला पार्ट है उसके लिए है, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो हमारा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है उसके लिए भी, और जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है हमारा जीके जीएस, जिसके अंदर साइंस वगैरह सब है, हिस्ट्री पॉलिटी, सभी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। हर किसी का प्राइस है 222 रुपीज प्लस एक नॉमिनल सी जीएसटी के साथ में। तो आप इन ई बुक्स को अवेल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कहीं भी बैठे आते जाते जहां आप चाहें वहां पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और at the end, if you want to prepare for UPPCL JEE 2025, you can avail our courses. Okay, you might not be visible. ठीक है, तो अगर आपको 2025 की प्रिपरेशन करनी है तो आप अपनी गेट एकेडमी की वेबसाइट पे जाकर के वहां से हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते आए हैं, उसको भी सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय।